नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा। गव्य विकास निर्देशालय पशुपालन एवं मत्स्य विभाग झारखंड सरकार की ओर से डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत राज्य के पशुपालक 25% अनुदान पर मिल्किंग मशीन या मिल्की टेस्टर खरीद सकेंगे या बल्क मिल्क कूलर की स्थापना कर सकेंगे। अधिकतम 2000 लीटर क्षमता वाले बल्क कूलर की स्थापना या मिल्किंग मशीन या मिल्को टेस्टर की खरीद के लिए चलाई जा रही इस योजना की कुल लागत मूल्य 18 लाख है। इस राशि का 25% यानी अधिकतम 4.5 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 33.33% यानी अधिकतम 6 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डेयरी पार्लर या डेयरी विपणन केंद्र की स्थापना करने के लिए बाएफ की ओर से अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एक इकाई की कुल लागत राशि 56,000 रुपए है, जिसमें 25% अनुदान दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लाभुकों को कुल लागत मूल्य 56,000 का 25% यानी 14,000 रुपया अनुदान के रूप में दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 33.33% यानी अधिकतम 18,000 रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। डेयरी पार्लर या डेयरी विपणन केंद्र स्थापित करने की योजना से प्रगतिशील किसान, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, दूध सहकारी समितियां, दूध संघ या दूध महासंघ लाभ उठा सकेंगे। प्लास्टिक सौरीकरण विधि यानी प्लास्टिक मल्चिंग पद्धति। प्लास्टिक मल्चिंग सब्जी फसलों को खरपतवार और कीड़े मकोड़े से मुक्त रखने का एक तरीका है। इस विधि के तहत कतार में लगे सब्जी फसल को प्लास्टिक से ढक दिया जाता है, जिससे प्लास्टिक के अंदर खरपतवार उग नहीं पाता और कीड़े बाहर से अंदर नहीं आ पाते। पौधे का सिर्फ बड़वार भाग प्लास्टिक के बाहर होता है। खरपतवार और कीट नियंत्रण के लिए 2 तरह की प्लास्टिक मल्चिंग विधि प्रयोग में लाया जाता है। अभी हम जिस विधि का जिक्र कर रहे हैं वो खेतों में लगी सब्जी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। कतारों में लगे पौधों को लंबे लंबे प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। प्लास्टिक में छेद करके सिर्फ पौधों के ऊपरी भाग को बाहर रहने दिया जाता है, बाकी पूरा भाग नीचे मिट्टी तक ढक दिया जाता है। प्लास्टिक के अंदर का खरपतवार जन्म तो लेता है, लेकिन बढ़ने से पहले ही गर्मी से खत्म हो जाता है। फूलों के फसल में गुलाब लगाने का सबसे उत्तम महीना अक्टूबर ही है। किसान गुलाब के फसल से बेहतर उपज पाने के लिए गुलाब के उन्नत प्रभेद हैप्पीनेस, ग्लेडिएटर, अर्जुन, रक्तगंधा, रक्तिमा, पुसा अजय, पुसा अरुण, पुसा शताब्दी, पुसा मुस्कान और मदर टेरेसा लगाएं। इन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 100 से 125 हजार कटे फूल प्रति हेक्टेयर है। गुलाब फूल अपनी रंगत, खुशबू और खूबसूरती, इन तीनों वजहों से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फूल है। 12 महीने बाजार में गुलाब की अच्छी मांग रहती है। गुलाब की खेती से होने वाली अच्छी आमदनी इसके प्रति किसानों के रुझान को बढ़ा दिया है। अब तो अपने राज्य के किसान भी गुलाब की खेती कर रहे हैं, फिर भी अन्य राज्यों से पीछे हैं, जबकि यहाँ का मौसम और मिट्टी गुलाब की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में पौधों की रोपाई शुरू कर देनी चाहिए। चलिए आज उस किसान से मिलते हैं जिन्होंने उन्नत खेती करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है। इससे कोई दो राय नहीं कि इनका पहला मकसद अपने खेतों से ज्यादा पैदावार हासिल करना है, लेकिन इस कोशिश में कहीं मिट्टी की उत्पादकता क्षय ना हो जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ये अपने खेतों में शानदार उपज पा रहे हैं, ये भी खुश हैं और इनका परिवार भी खुशहाल है। लेकिन हमेशा ऐसी स्थिति नहीं रही है। किसी समय कठिन परिश्रम के बावजूद अभी के उपज से आधा उत्पादन करना भी मुहाल था। वजह नई प्रौद्योगिकी, नई तकनीक और आधुनिक खेती की जानकारियों का अभाव था। उन्नत खेती के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी थी। इन्होंने अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश जारी रखा। वक्त ने करवट ली और धीरे धीरे ये अपने प्रयास में सफल हुए। हम लोग इस बार
सदाबहार किसान क्लब से जुड़कर काम कर रहे हैं। किसान से संबंधित हम लोग बहुत सारा प्रशिक्षण लेकर सदाबहार विकास क्लब से जुड़ के हम लोग अभी सामूहिक रूप से गन्ना का खेती कर रहे हैं, प्लस हम लोग अभी टमाटर लगाए हुए हैं, हम लोग बैगन भी लगाए हुए थे। बहुत सारा हम लोग किसान क्लब से जुड़ के हम लोग को बहुत सारा फायदा महसूस हो रहा है। अगर एक कृषि उपकरण कई कृषि कार्य निपटाने में सक्षम हो तो ये किसानों के लिए वरदान है। डच हो ऐसा ही कृषि उपकरण है जो खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई का काम करता है। इसकी कार्य क्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। एक फसल के उत्पादन में एक किसान को क्रमबद्ध तरीके से कई काम करने होते हैं और सभी कामों को एक निश्चित अवधि में खत्म करना जरूरी होता है। इस दृष्टिकोण से डच हो नामक कृषि उपकरण किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ये कई कृषि कार्यों को निपटाने में सक्षम है। डच हो खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने का काम करता है। इसकी कार्य क्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28.9 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1850 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2150 रुपए से 2300 रुपए, चावल उत्तम 2350 रुपए से 2500 रुपए, गेहूं 1300 रुपए से 1400 रुपए, चना 4900 रुपए से 5100 रुपए, दाल अरहर 5200 रुपए से 7050 रुपए, दाल मसूर 4025 रुपए से 4525 रुपए, दाल चना 5850 रुपए से 6250 रुपए, सरसों तेल 10100 रुपए से 10200 रुपए, चीनी 3500 रुपए से 3600 रुपए, आलू 1200 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ,
किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि झारखंड की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती की जाती है। सब्जियाँ यहाँ से दूसरे राज्यों में भेजी जाती है और यही कारण है कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। किसान भाइयों, आज के फ़ोन इन कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे भेजफेड की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री आर.एन. झा। श्री आर.एन. झा भेजफेड के प्रबंध निदेशक हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, भेजफेड से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सीधे प्रबंध निदेशक महोदय से बातचीत करके आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस विषय पर जानने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 0651-2284-553 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़िए। तब तक हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर, भेजफेड एक आज की तारीख में आम नाम है किसानों के लिए भी और ग्राहकों के लिए भी। तो आखिर भेजफेड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है? भेजफेड 1987 में, ये इसका फुल नेम है, 1987 में गठन हुआ था। झारखंड राज्य आदिवासी कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इसका उद्देश्य किसान के उत्पादन से लेकर और उनके मार्केटिंग तक है। तो 1987 से झारखंड जब नहीं बना था, ये दक्षिणी बिहार कहलाता था, उस समय से ही बना। चूँकि इस इलाके में सब्जियों की बहुत अच्छी खेती होती है और बेमौसमी खेती होती है। अभी तत्काल में एक भारत सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है, नेशनल वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर। ये सभी राज्यों के राजधानी को पहला चयन किया गया है, जिसके तहत किसानों को मदद दी जा रही है। किसानों के उत्पाद को सही मार्केटिंग कैसे किया जाए, बिल्कुल इन सारे चीज़ों की। हेलो हेलो हाँ, हेलो हेलो, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम जमशेदपुर से बोल रहे हैं जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है? और हम सोच रहे हैं अभी गोभी का फसल के लिए जी जी भरपूर पैदा कैसे लिया जाए जी, और अच्छी उपज हो। तो इसमें आप क्या जानना चाह रहे हैं? वही मानो अभी हम गोभी लगा रहे हैं ना, तो सूख जा रहा है। गोभी लगा रहे हैं तो गाछ हाँ, आप सूख जा रहा है। आप उन्नत किस्म की बीज लगावें और उन्नत किस्म के बीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो रोग निरोधी होता है। उसमें रोगों की संख्या बहुत कम हो जाती है, इसलिए आप उन्नत किस्म का बीज लगावें। दूसरी बात, इसके लिए स्थानीय स्तर पर आप कांटेक्ट करें कि अगर उसमें कोई बीमारियां हैं, वहाँ अगर दीमक का प्रकोप है तो उसमें आप कीटनाशी का प्रयोग करें, गैमेक्सिन का प्रयोग करें, या फिर लगाने के पहले नीम के खल्ली का प्रयोग करें। तो इससे आपकी सब्जियां जो का पौधा जो सूख रहा है वो नहीं सूखेगा। उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हम बातचीत कर रहे थे झा साहब की जो योजनाएं हैं, हाँ, जैसे हम खेती बाड़ी के लिए प्रशिक्षण के लिए तो प्रशिक्षण हम लोग देते हैं। प्रशिक्षण में केवल खेती की ही सब्जी प्रशिक्षण नहीं देते, हम लोग मार्केटिंग तक की प्रशिक्षण देते हैं। और हमारे पास आंकड़ा है कि किस मौसम में हमारे यहाँ कितना प्रोडक्शन होता है, हमारी मांग किस स्टेट में है, कहाँ हम भेज सकते हैं। जैसे बरसात में हम भेजते हैं बिहार में भी, लेकिन बरसात के बाद बिहार में ज़रूरत नहीं है, वेस्ट बंगाल को भेजते हैं, हम उड़ीसा को भेजते हैं। तो अगल बगल के जो राज्य हैं वहाँ हमारी सब्जियाँ जाती है। झारखंड की सब्जियाँ यहाँ तक कि ट्रेन से जम्मू कश्मीर तक जाती है। और यहाँ की सब्जियों की खास क्वालिटी है, स्पेशली कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम और कैबेज की, जो दूसरी जगह की सब्जियों में ये टेस्ट नहीं होता है जो यहाँ की सब्जियों में होता है। स्वादिष्ट किस्म की सब्जियां उगाई जाती हैं, इसलिए शायद पूरे देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी मांग है। यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है ऑटोमेटिक, जो कि
बहुत कम राज्य के बहुत कम शहरों में इस तरह का क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ की सब्जियों का वो टेस्ट है, वो क्लाइमेट और सॉइल के कारण वो टेस्ट है, उसको आर्टिफिशियल टेस्ट नहीं लाया जा सकता है। बिल्कुल। तो जब हम भेजफेड की चर्चा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे किसान इससे जुड़ना चाहते होंगे। अगर भेजफेड से कोई किसान जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से जुड़ेंगे? भेजफेड का मेंबर डायरेक्ट किसान नहीं हो सकते हैं। हम लोगों के मेंबर हैं वेजिटेबल ग्रोवर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वेजिटेबल ग्रोवर कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई भी किसान अगर चाहे तो अपने एरिया में, खास एरिया में, अपने गांव में या पंचायत में वो VGCS वेजिटेबल ग्रोवर कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ARCS असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के यहाँ से होता है और उसके बाद एफिलिएशन होता है भेजफेड से, तो उसके बाद ऑटोमेटिक एफिलिएशन मिलने के बाद वो जुड़ जाएंगे। तो ये जो आप बता रहे थे कि एक संगठन बनाने की किसी गांव में, तो उसमें कौन कौन सी अहर्ताएं होंगी, किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, कितने लोग होंगे? हाँ, उसमें अहर्ताएं होती है कि 18 वर्ष से अधिक हो, मानसिक संतुलन हो और एक ही पेशे के लोग हों, जिस पेशे के लोग सब्जी से जुड़े हुए हों। ऐसा नहीं कि अब उस पेशे में सभी किसान हैं और 2-4 बड़े बड़े लोग आ गए और उसका सारा लाभ उठा के लेके चले गए, ये नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में है एक तरह के एक पेशे वाले लोग जुटेंगे, तो अर्थात VGCS में जो वेजिटेबल ग्रोवर है उनका ही होना अनिवार्य है। एक परिवार से एक ही मेंबर होंगे, परिवार के जो मुखिया होंगे वही मेंबर होंगे। हमारी यही अहर्ताएँ हैं उसके लिए। जो आप बता रहे थे, तो इसमें जो किसान जुड़ रहे हैं उनको किस तरह का लाभ मिल रहा है? हाँ, अभी हमारे यहाँ 1,37,000 किसान जुड़ चुके हैं और काफ़ी संख्या में अभी किसान जुड़ रहे हैं। अभी लगभग 300 सोसाइटी हमसे जुड़ा हुआ है पूरे राज्य में। पूरे राज्य में, और इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही दिनों दिन। तो मैं बता रहा था कि सब्जी की खेती के बारे में। नेक्स्ट हमारा बीज उत्पादन है। अभी तक झारखंड राज्य में सब्जियों के बीज के उत्पादन की कहीं चर्चा नहीं थी। हम लोगों ने अभी 50 हेक्टेयर में बीज उत्पादन किया है। लगभग 50 मीट्रिक टन बीज हम लोगों का उत्पादन हुआ है इस साल। और उस बीज को हम लोगों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, हम लोगों का उद्देश्य किसान को किफ़ायती दर में बीज अवेलेबल करवाना है और उन्नत किस्म की सब्जियां उगाना और मुनाफा किसान भाइयों को हो। तो एग्जैक्ट उसमें जो कॉस्ट आ रहा है 50 रुपये, वही किसान से लिया जाएगा, जबकि मार्केट में मिनिमम अगर है तो 65 रुपये है। तो हम लोगों का उद्देश्य किसान को लाभ दिलाना है। सीड के लिए हम लोग स्वयं अपना प्रोसेसिंग यूनिट बैठा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे नवंबर के लास्ट तक हमारा सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी तैयार हो जाएगा। 2 करोड़ की योजना से बन रहा है और वो झारखंड के लिए एकदम नायाब चीज़ बन रहा है। फिर वहाँ हम लोग अपने सीड का ट्रीटमेंट, स्टोरेज सारा करेंगे और बाकी सीड भी हम लोग फार्मर्स को रिजनेबल रेट में अवेलेबल करवाएंगे। अभी जो बाहर की कंपनियां से सीड आती है बहुत ज़्यादा कीमत लेती है, किसान को उससे राहत मिल जाएगा। जहाँ साहब, मान लीजिए कि मैं एक किसान हूँ और मुझे बीज की ज़रूरत है, तो मैं उस बीज को प्राप्त करने के लिए क्या करूँ? बीज, जैसा कि आपने बताया कि बाज़ार में उस बीज की कीमत 65 रुपया है और आप 50 रुपये में दे रहे हैं, और किन बीजों को आप किसानों को दे रहे हैं? अभी मटर और फ्रेंच बीन हम लोग दे रहे हैं, 2 बीज दे रहे हैं ओपन वैरायटी में। हाइब्रिड तो यहाँ अभी प्रोडक्शन शुरुआत नहीं हुआ, उसमें थोड़ा समय लगेगा, चूँकि स्किल्ड लेबर चाहिए उसके लिए। तो फिर आगे हम लोग उसके लिए करवाएंगे, बाहर ले जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, तब होगा। लेकिन तत्काल में जिनको बीज की ज़रूरत होगी वो भेजफेड से कांटेक्ट कर सकते हैं और भेजफेड का टेलीफोन नंबर सारा हमारा दिया हुआ है। तो क्या वो जो भेजफेड से वो सदस्य होना चाहिए VGCS का, या बीज लेने के लिए सदस्य? बीज लेने के लिए सदस्य होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और एक कुछ दिनों पहले अखबार में भी ये बात आई थी कि जो ग्राहक हैं उनके लिए आप सब्जियों की होम डिलीवरी की बात कर रहे थे। ग्राहक इससे लाभान्वित होंगे। शहरी क्षेत्र है, समय नहीं है, ग्राहक इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, लेकिन किसान इससे किस तरह से लाभान्वित होंगे? हम लोगों का उद्देश्य, भेजफेड का उद्देश्य मार्केट चेन बनाना है। मार्केट चेन मतलब ये हुआ कि फार्मर्स के फार्म पर से सब्जियां आएंगी, हम लोगों की अपनी मंडी होंगी जहां प्रोसेसिंग यूनिट होंगे और कलेक्शन एग्रीगेशन सेंटर होंगे। वहाँ प्रोसेस करके उसकी बिल्कुल साफ़ सफाई करके
और पैकेजिंग करके वहाँ से सब्जियों को लाया जाएगा। सब्जियों के हमारे रांची में तत्काल 15 आउटलेट का है, जो और बढ़ने की संभावना है। और फिर यहाँ से हमारा 120 वेंडिंग कार्ट होगा, जिस वेंडिंग कार्ट के माध्यम से डोर टू डोर टाइम एंड डेज, डेट नहीं डेज फिक्स्ड होगा हमारा, कि किस टाइम पर और किस दिन वहाँ हमारी वेंडिंग कार्ट पहुँचेंगे, आवाज़ देंगे, हर अल्टरनेट डे पर वहाँ पहुँचेगा। इससे दो फायदा होगा, फार्मर्स को जो अभी बिचौलिए को मूल्य मिल रहा है वो फार्मर्स को मिलेगा, और मार्केट रेट से कम रेट में हम किसान कंज्यूमर को भी सब्जी अवेलेबल करवाएंगे। इस काम में यहाँ के हम वेंडर को ही लगाएंगे, क्योंकि अभी भी वेंडर को बहुत लाभ नहीं मिल रहा है, मिल रहा है लाभ बिचौलिया को। बिल्कुल। तो उसी वेंडर को हम लोग देना चाहेंगे वेंडिंग कार्ड जो अभी चला रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य उन लोगों को ही लाभ दिलवाना है और कंज्यूमर को भी रिजनेबल रेट में मिलेगा। दूसरी बात, हमारा एक उद्देश्य यह है कि सब्जियों में जो आर्टिफिशियल कलर वगैरह डाला जाता है, हम उसको बिल्कुल एकदम कंट्रोल रखेंगे कि किसी भी स्थिति में जो वो पॉइजन है, कलर्ड है, वो हमारी सब्जियों में न जाए, और बासी सब्जी हमारे आउटलेट पर या हमारे वेंडिंग कार्ड के द्वारा कंज्यूमर को अवेलेबल नहीं करवाया जाए। मतलब स्पष्ट है कि क्वालिटी से वेजफेड किसी तरह का समझौता नहीं करेगा और रिजनेबल रेट में ही दिया जाएगा। बिल्कुल। कई बार चूंकि भेजफेड का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है, कई बार हम बात करते हैं, जैसे आपने उत्पादन की बात की, फिर आपने विपणन यानी मार्केटिंग की बात की। तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो किसान भाई मार्केटिंग किस तरह से करें भेजफेड के माध्यम से, उनको किस तरह से लाभ मिलेगा, या अभी जो मिल रहा है? बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो बहुत सारा सब्जी का उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन चूँकि वो विपणन सही ढंग से नहीं करते हैं, किसी भी स्थानीय बाजार में उसे बेचते हैं और उन्हें मूल्य जो होता है वो मिल नहीं पाता है। ऐसे में कौन सी ऐसी व्यवस्था भेजफेड की ओर से है ताकि किसान भाइयों को लाभ मिले, इस विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। हेलो। हेलो जी, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है जी। हमारा कहाँ से बोल रहे हैं? बगल रूपदेव साहू जी ने। जी साहू जी, आपका स्वागत है। क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न है कि मैं जहाँ धान के भी बीज लिए तो उसमें भी ठगा गए और गोभी का बीज लिए तो उस पर भी ठगा थे। ऐसा कोई बताए जो कि हमको सही बीज का जगह मिले, रांची में या कहीं। मतलब आप जानना चाहते हैं कि विश्वस्त जगह जहाँ से आपको बीज मिले जिससे अच्छी पैदावार हो सके। आप कौन सी वैरायटी बीज के आप लिए थे गोभी में? उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है। अच्छा। वो जानना चाह रहे थे कि कोई ऐसी जगह है जहां से वो विश्वस्त तरीके से बीज ले सकें। हाँ। ताकि उनको लगे कि उन्होंने बीज लगाया तो उत्पादन सही हो, जो लगाए उनसे लाभ नहीं हो पाए। नहीं तो इसके लिए उन्हें भेजफेड से कांटेक्ट करना चाहिए, और जो ऑथेंटिक कंपनियां हैं, क्योंकि हर बीज में भी हर वेराइटी का, जैसे कॉलीफ्लावर है तो कॉलीफ्लावर के कई एक वेराइटीज़ हैं और हर सीजन का अलग अलग है। तो जिस सीजन का वो बीज चाहेंगे उसमें भी स्पेशल है कि इस कंपनी की बीज इस समय के लिए अच्छा है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि गर्मी के मौसम में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों की बीज लगाने से यहाँ सक्सेस नहीं होगा, और राजकुमार है, आनंद है, इस तरह की 3-4 कंपनियाँ हैं, उसकी बीज बहुत सक्सेस है, बहुत ही अच्छा सक्सेस है। इसलिए मौसम के अनुसार उनको लगाना पड़ेगा कि किस कंपनी के बीज किस मौसम में अच्छा है, उनको जानकारी लेनी पड़ेगी। तो भेजफेड से ये जानकारी उनको मिल सकती है। अगर वो सुन रहे होंगे तो भेजफेड से कांटेक्ट करेंगे, उनको जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, आप अच्छी फसल चाहते हैं तो भेजफेड से संपर्क करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। इससे पहले हम जहाँ से बात कर रहे थे कि किस तरह से विपणन करें ताकि हमारे यहाँ जो किसान हैं उनको अधिक से अधिक मिल जाए। तो इसमें भेजफेड की एक योजना है कोल्ड चेन बनाना। कोल्ड चेन का मतलब यह हुआ कि उनकी सब्जियां का जो वेट लॉस होता है और सब्जियों की जो क्वालिटी ख़राब होती है, तो अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल कर देते हैं तो फिर उनकी सब्जियों की उसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। अब जैसे बहुत सारा उत्पादन होता है, सपोज कर लीजिए कि बीट का, चुकंदर का उत्पादन होता है, गाजर का उत्पादन होता है। जिस समय में गाजर का उत्पादन होता है उसका मूल्य बहुत कम हो जाता है। अगर उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं कुछ दिन के लिए, और जब उसका कीमत बढ़ जाता है तब निकालते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी कीमत किसान को मिल जाएगा। उसी तरह बीट का भी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन जैसे गोभी है,
उसको बहुत दिन नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ कोल्ड चेन में हम जैसा हम आपको इस विषय पर और बात करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, कृषि दर्शन कार्यक्रम में सर, स्वागत। मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या प्रश्न है सर, आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आलू के उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, आलू के उत्पादन बढ़ाने के लिए आप फास्फेटिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र में नहीं जाना चाहते हैं तो फिर जैविक खाद का उपयोग करिए और उसमें अच्छी किस्म की बीज लगाइए। यहाँ आलू बेमौसमी जो आलू होता है उसका बहुत अच्छा कीमत किसान भाइयों को मिलता है। तो आप बेमौसमी आलू पर अगर जाएं तो मौसमी आलू की अपेक्षा बहुत अधिक कीमत मिलता है। जैसे अभी मार्केट में जो आलू आ गया है उसका कीमत काफ़ी अच्छा किसान भाइयों को मिलेगा। और अभी नए आलू का मांग डिमांड जो है सब जगह हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि अच्छी किस्म के आलू और बेमौसमी आलू उपजावें और उसमें जैविक खाद का उपयोग करें तो अधिक आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा, अधिक उत्पादन होगा। इससे पहले जैसा हम फिर वहीं लौट कर आते हैं, विपणन की बात कर रहे थे आप, कोल्ड चेन की बात कर रहे थे। तो कोल्ड चेन अगर हमारा बनता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज अभी तत्काल में भैंसवेट के पास एक है। दूसरा कोल्ड स्टोरेज उम्मीद है कि हम लोगों का 2600 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज तुरंत शुरू होने जा रहा है, शायद दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज है, तो कोई किसान रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसमें भेजपेट की और कोई शुल्क देना पड़ता है? हाँ, शुल्क देना पड़ता क्या है। तरीका है उसका? उनका 75 रुपये प्रति बैग के दर से उन्हें उनका किराया लेना पड़ता है, क्योंकि भेजपेट जो कोल्ड स्टोरेज चल रहा है तो उसका नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कर रहा है। तो उनको लेकिन उससे काफ़ी अधिक लाभ मिलता है। जिस समय में आलू उत्पादन हो जाता है सीजन में तो 2 रुपये 3 रुपये केजी किसान को मिलता है। मतलब उसका जो लागत मूल्य है वो भी नहीं उसको मिल पाता है। तो अगर वो रख देते हैं और कुछ दिन रखने के बाद वो जब बेचना शुरू करेंगे तो मिनिमम 8 रुपये 10 रुपये मिनिमम शुरू हो जाता है। आज के दिन अगर किन्हीं का आलू निकल रहा है तो बहुत अच्छा कीमत हो जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज का लाभ कोई भी किसान भाई चाहे ले सकते हैं। और हमारा कोल्ड चेन ही हम व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि हम लोग लगभग 25,000 मीट्रिक टन सब मिलाकर कोल्ड की व्यवस्था हम लोग कोल्ड चेन में कर देने जा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पास 3 रेफ्रिजरेटर वैन हैं जी, जिससे कि हम मार्केट फार्म पर से जो सब्जी उठाएंगे तो डायरेक्ट रेफर वैन में जब हमारा आएगा तो वो ठंडा रहेगा, उनकी सब्जियां खराब नहीं होगी और उससे सब्जियों को हम यहाँ के क्लाइमेट में उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल, मतलब ताजी सब्जी जो है वो लोगों तक पहुँच जाएगी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना, जैसा कि झा साहब ने बताया कि भेजपेट के साथ बहुत सारी योजनाएं हैं। आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप बेमौसमी सब्जी उगा सकते हैं, उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। साथ ही साथ आप लाभ उठा सकते हैं बीजों का, जो कि अच्छी उत्पादन के लिए ज़रूरी है। किसान भाइयों, आप इनका लाभ उठाइए। आप सुखी रहें, संपन्न रहें। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, जोहार, नमस्कार।